आदरणीय श्री परबत भाई पटेल जी, कलेक्टर बनासकांठा श्री वरुण कुमार बरनवाल जी, जिला विकास अधिकारी श्री MJ दवे जी, सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर RM चौहान जी, आत्मा के डायरेक्टर गांधीनगर से आदरणीय प्रकाश भाई रबारी जी, डॉक्टर CM मुरलीधरन जी, अनुसंधान निदेशक, माननीय अक्षराज जी, पुलिस अधीक्षक बनासकांठा, सखी मंडल की हमारी सभी आदरणीय माता और बहनें, शिक्षकगण, योग शिक्षक, खेडूत भाई और बहनों, आज बनासकांठा में जिला में प्राकृतिक खेती का इस संवाद में आप सभी का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाषण नहीं रहेगा, बातचीत मैं आपके साथ में करूंगा, वार्ता करूंगा। तो आपने बोलना है या चुपचाप नहीं बैठना है, हाँ ना में उत्तर देना है। आपको जानकारी होगी 35 वर्ष तक मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं, तो आज ये मेरी खेडूत की क्लास है, ये खेडूत की मेरी क्लास है। तो इसमें एक तरफा भाषण नहीं दूंगा, आपने प्रश्नोत्तर करना है, हाँ या ना? हाँ, मजबूत बोलना। रोटी खा के आए कि नहीं घर से? मजबूत बोलना है। बनासकांठा के तो लोग वैसे ही बहादुर है, मजबूत है। तो मैं कुछ पूछता हूं, आप में ऐसे लोग हाथ खड़ा करेंगे जो खेती बाड़ी करते हैं, खेडूत हैं जो? वेरी गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब आप में वो लोग हाथ खड़ा करें जो हमारे माननीय शिक्षक बंधु हैं, अध्यापक लोग हैं। वाह, बहुत अच्छी संख्या में, इनके लिए ताली बजाओ भाई, बहुत सुंदर। ऐसे जो योग शिक्षक हैं, योग की ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, आप में कोई है ऐसा? 1 2 थोड़े ही लोग हैं। तीसरा, अब मेरी माताएं बहनें, वो बहनें जो पशुपालन में और खेती बाड़ी में पूरा सहयोग देती, वो हाथ खड़ा करो। सब खेती बाड़ी करती हैं या नहीं करती? इसमें बहुत के हाथ नहीं उठे, तो बिना खेती बाड़ी पकड़ के लाई गई हैं। हाँ? ये काम कमजोर है। सही ईमानदारी से बताओ जो खेती बाड़ी करती। बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। तो सभी सम्मानित खेडूत भाई और बहनों, अब बातचीत में आपके बीच में बढ़ा रहा हूं। अभी मेरे से पहले नट्टू भाई प्रजापति, वो खेडूत हैं जो 7 साल से प्राकृतिक खेती करते हैं। उन्होंने अपने अनुभव हमारे बीच में सुनाए, और ये इधर स्टॉल लगे हुए हैं जिनमें सब प्राकृतिक खेती के खेडूतों ने अपने अपने खेत में जो फसल पैदा करते हैं वो लेकर के आए हैं। अभी हम सब ने उनसे मिलने का भी मौका मिला और उनके उत्पादन भी देखे। थोड़ा उधर बोलिए जी, आवाज थोड़ी वो कम करें, वहाँ बिक्री ज्यादा चल रही है। वो भी एक बार सुनेंगे, बाद में शुरू करेंगे, अच्छा रहेगा। तो मेरे खेडूत भाइयों और बहनों,
आप अब वो लोग ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे। मैं भी 25 साल तक यही यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक अपने खेतों में डालता रहा। मैं भी रासायनिक खेती करता था, लेकिन रासायनिक खेती से मेरी लागत, खर्चा बढ़ता गया, धरती बंजर हो गई, पैदावार कम हो गई और मेरी खेती करने की रुचि खत्म हो रही थी। उसके बाद मैं प्राकृतिक खेती की ओर आया। तो आप में ऐसे खेडूत जो इस समय खेती तो करते हैं लेकिन रासायनिक खेती करते हैं, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालते हैं, वो हाथ खड़ा करो। शाबाश, बहुत अच्छा, इसमें डरने की क्या बात है। अच्छी तरह खड़ा करो, ढीला नहीं करना। हाँ, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने चिंता नहीं करनी है। अब वो खेडूत हाथ करो जो प्राकृतिक खेती करते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये सब चीज मैंने इसलिए की है कि मेरे ध्यान में आएगा कि आप कैसी कैसी खेती करते हैं और कौन कौन करते हैं। अब ये मेरी पूरी समझ में, आज के अपने विद्यार्थियों के बारे में पूरी समझ मेरी मिल गई है। अब उत्तर देना आपने। जो बंधु, जो खेडूत रासायनिक खेती करते हैं, वो प्राकृतिक खेती इसलिए करने से डरते हैं कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। हाँ या ना? यही कारण है ना? हाँ, यही कारण है। अब इस बात को आपने समझना है। हम गुजरात में जो प्रचार प्राकृतिक खेती का कर रहे हैं, वो जैविक खेती नहीं है। ये समझो ध्यान से, ये समझने की जरूरत आपके लिए। आप जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे ये समझते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती एक ही बात है। ये जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं, हम इसका प्रचार नहीं करते, क्योंकि मैंने रासायनिक खेती छोड़ के 3 साल जैविक खेती भी की है। और जैविक खेती में पहले 3 साल उत्पादन पूरा नहीं मिलता। उसमें जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वो 1.5-2 महीने में तैयार होता है। उसमें जो हड़सिया प्रयोग में किया जाता, वो भारत का है ही नहीं, वो विदेश से लाया जाता है। और वो हड़सिया गर्मी बढ़ती तो मरता है, बहुत शीत होता तो भी नहीं संभल पाता। और जैविक खेती में बहुत ज्यादा गोबर की खाद खेत में डालनी पड़ती है। उससे मीथेन जैसी गैस पैदा होकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती। उसमें गैस भी पैदा होती है, मीथेन। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 20 से 22 गुना ज्यादा खतरनाक है। जैविक खेती जलवायु को भी खराब करती है। और जैविक खेती में निंदामण बहुत पैदा होता है, और निंदामण निकालने के लिए आपका बहुत लेबर और पैसा खर्च होता है। तो जैविक खेती में न उत्पादन पूरा मिलता, ना मेहनत कम होती, न खर्चा कम होता। इसलिए आप अपने मन से ये बात निकालो कि जैविक खेती का हम प्रचार करते हैं। जैविक खेती का नहीं, ये प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं। प्राकृतिक खेती में
ईमानदारी से 5 आयाम पूरे करोगे तो पहले ही साल आपकी पैदावार उतनी होगी जितनी रासायनिक में होती है, पहले ही साल। और दूसरे साल वो बढ़ना शुरू होगी, हर साल बढ़ती जाएगी, हर साल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्राकृतिक खेती में धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, धरती की गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे अभी नट्टू भाई प्रजापति ने बताया था, आपकी धरती मृदु कोमल मुलायम बन जाएगी। रासायनिक जो खेती है, जो यूरिया डीएपी आप डालते हैं, ये खेती धरती को बंजर बनाती है, ये उपजाऊ क्षमता को हर साल कम करती है। मैं सारी दुनिया के, समझो मेरी बात ध्यान से, सारी दुनिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से निवेदन करता हूं, कोई दुनिया का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इस मंच पे आके, जैसे मैं बोल रहा हूं, इस मंच पे आके ये बता दे कि यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक दवाई डालने से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है या वो धरती की गुणवत्ता उससे बढ़ती है, तो हम अपना ये काम छोड़ के उनकी शरण में उनसे दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। समझ में आई बात? मैं ये बोलता हूं, रासायनिक खेती धरती को बंजर बनाती है, पानी की खपत बढ़ाती है, जलवायु को खराब करती है, लोगों को कर्जे की ओर ले जाती है, बहुत महंगी है और महंगी के साथ सारे लोगों को कैंसर और बीमारी करने का कारण है। सब बीमारियां इससे फैल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो हम खाएंगे उसी से तो शरीर बनेगा। आप खुद सोचिए, आप जो रासायन खेतों में डालते हैं वो कितना जहरीला है। सांप तक उसमें मर जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलो? सांप भी मर जाता, आदमी क्या करेगा? अभी 3-4 महीना पहले जूनागढ़ में 2 किसान, 2 खेडूत खेत में स्प्रे करते करते गिर गए, बेहोश हो गए, खेत में मर गए। ये अपने गुजरात की घटना है। और भारत देश में एक साल में सैकड़ों किसान केवल दवाई छिड़कते छिड़कते मर जाते हैं। और जो लोगों को हम दवाई साग भाजी में, फल फ्रूट में, अनाजों में, खेतों में डाल के वो अनाज खिलाते हैं, तो इससे बड़ा महापाप कोई हो सकता है? आप सब मेरे को बताओ, बोलना है, चुप नहीं बैठना। आज से 50 साल पहले, 60 के दशक से पहले आपने कैंसर नाम की बीमारी को सुना? हार्ट अटैक को सुना? इसकी किडनी फेल होगी सुना? इसने घुटने बदलवाने पड़े पता लगा? ये पानी बोतलों में लिए घूमते हैं, कोई देखा था बोतलों में पानी बिकेगा? सोचा था किसी ने? ये सारा काम इस रासायनिक खेती ने कराया है। महापाप जो ये लोग कर रहे हैं, ये इसका परिणाम है। अस्पताल भरे पड़े और कैंसर 3 गुनी गति से बढ़ रहा है। धरती हमारी 60 साल पहले जंगल की भूमि की तरह 2 से 2.5% इसमें ऑर्गेनिक कार्बन था। इसमें जहर यूरिया डीएपी डलवा करके, और इस समय सारे भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया। मेरी माँ, बहनों और भाइयों,
कृषि वैज्ञानिकों से पूछो, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है उस धरती को बंजर बोलते हैं, बिन उपजाऊ बोलते हैं। आज हमारी धरती ये बन चुकी है और इसी कारण, क्योंकि धरती बंजर हो गई, उससे पैदावार लेने के लिए ताकत लगाते हैं। कोई 1 बोरा डालता, पड़ोसी 2 डालता, वो 2 डालता तो 3 डालता, 3 वाला 4 डालता, है या ना? यही प्रोग्राम है कि नहीं? जब ये हरित क्रांति शुरू हुई, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैंने लोगों ने अमेरिका से पढ़कर आके ही खेती को शुरू कराया। उस समय इसकी जरूरत थी, हम विरोधी नहीं है, उस समय की जरूरत थी। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए भाई और बहनों, उन लोगों ने उस टाइम 13 किलो, केवल 13 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में डालने की सिफारिश की थी। 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर कितने का होता, कितने एकड़ का? 2.5 एकड़ का। 2.5 एकड़ में 13 किलो यूरिया डीएपी डालने की सिफारिश की थी उन लोगों ने। आप कितना डालते हो? बोलो बोलो भाई चौधरी हो, हैं? 13 बोरा डालते, 13 बोरे, गलती तो नहीं है? और ये जो आलू पोटैटो करते हो, इसमें कितना डालते हो? धरती को सफेद करते हो, पूरी को करते हो ना, पूरी धरती को सफेद कर देते हो। अब 1 एकड़ में 12-13 बोरा यूरिया डीएपी का आलू में पड़ेगा, ऊपर से उसमें जहर के स्प्रे होंगे, और उस आलू को जो खाएगा, क्या गारंटी नहीं देते उसको कैंसर होने की? आप गारंटी से कैंसर होगा, उसे रोक ही नहीं सकते, इतना जहर जा रहा। अब आप यहां देखो, आलू ये लोगों ने रखे बराबर में, खेडूत भाइयों ने, इनका आलू कितना वाइट, कितना स्वस्थ, कितना निरोग, ये आप सोचते होगा नहीं। अभी नट्टू भाई बता गए, उनका 100 ग्राम का, उससे भी ज्यादा, कितना बोल रहे थे? 400 ग्राम का आलू। क्यों भाई नट्टू भाई कहां गए? कितना था आलू? फोटो है, 400 इतना बड़ा आलू प्राकृतिक में होता। मैं भी आलू करता हूं अपने खेत में। हरियाणा कुरुक्षेत्र में हमारा गुरुकुल है, वहां हमारे पास 200 एकड़ जमीन है। मैं अपनी 200 एकड़ भूमि में पूरी में प्राकृतिक खेती करता हूं, पूरी में। और हमारे कलेक्टर महोदय भी वहां जाके आए, कलेक्टर साहब जो बैठे हैं, बरनवाल जी, वरुण कुमार जी, अभी पिछले 2-2.5 महीना पहले गुजरात के जितने भी कलेक्टर महोदय थे, डीडीओ महोदय थे, इन सब को मैं अपना फार्म दिखा के लाया। और इसलिए दिखा के लाया कि इनमें विश्वास पैदा हो कि प्राकृतिक खेती विज्ञान है, इससे खेडूत और भारत का भला हो सकता है, लोगों का जीवन बच सकता है। वहां मैं आलू भी करता हूं, गन्ना शेरडी भी करता हूं, वहां डांगर भी करता हूं, गेहूं भी करता हूं, साग भाजी, फल फ्रूट, सब कुछ करता हूं। और मेरा उत्पादन पैदावार रासायनिक से ज्यादा है, जो मैं रासायनिक करता था उससे ज्यादा है। आपके यहां तो पानी शायद बहुत गहरा है ना, गहरा और भी करोगे तुम। यदि यही रासायनिक खेती करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों को खेती तो दूर है, पीने का भी पानी नहीं छोड़ोगे। उसका कारण है भाई और बहनों, जब ये जो यूरिया डीएपी है ना, इसमें लगभग 45% आधा तो नमक है इसके अंदर। ये यूरिया जो डालते इसमें नमक है आधा तो। और समुद्र किनारे
जो नमकीन धरती है उसमें कोई तिनका पैदा होता है क्या? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थी हो। हाँ? उस नमक वाली धरती में तिनका भी नहीं पैदा होता। और तुम इतने समझदार हो कि वो नमक अपनी बुजुर्गों की दी गई उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने के लिए तुम ये नमक डाल रहे हो। डालते जाओ, एक समय आएगा जब इसमें तिनका भी पैदा नहीं होगा, उस समुद्र की जमीन की तरह सब बर्बाद हो जाएगी। अरे जो काम 13 किलो डालने से पैदावार बढ़ती थी, आज 13 बोरा डालने से भी नहीं बढ़ रही। ये प्रमाण इस बात का कि आपकी धरती माता बंजर हो चुकी है। आपने अब बेटियों को नाटक देखा कि नहीं? अभी देखा था। उसकी करुण पुकार सुनी थी धरती माँ की। ये धरती माँ है, ये हमारा पालन पोषण पूरी जीवन करती है। हमारी जन्म देने वाली माँ तो 2-4 साल दूध पिलाती है, और ये धरती माँ तो हमारी माँ को भी भोजन देती और हमें भी देती, पीढ़ियों से दे रही है। सबका, सब प्राणियों का कल्याण करती है। और हमने इस धरती माँ को जिद में जहरीला बनाने का ठेका ले रखा है। इसको हमने तड़पा रखा है। कितना कष्ट हम दे रहे हैं। उस बेटी ने बताया था ना कि मैं ऐसे जल रही हूं जैसे किसी शरीर पर तेजाब डालने से उजलता है। ये यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, ये जंतुनाशक को शरीर पे डाल के देखो ना एक बार क्या बनेगा। और इस यूरिया डीएपी को पानी में घोल के इसे स्नान करके देखो फिर क्या बनेगा शरीर का। और हमें धरती माँ को जहर डाल डाल करके इसको बंजर बना दिया। और बंजर ही नहीं बनाया, अपितु धरती की जो ऊपर वाली मिट्टी है, परत है, उसके सारे स्रोत बंद हो गए। धरती पानी नहीं पीती। अब वर्षा जब होती है तो ऊपर की 6 इंच मिट्टी जो उपजाऊ है, वो वर्षा का पानी उस मिट्टी को घोल के और बाढ़ में ले जाता बहा करके, और धरती की उपजाऊ मिट्टी का क्षरण हो जाता, बर्बाद होगी। और धरती में पानी जाता ही नहीं। क्यों? धरती में पानी कहां से जाता था? धरती में पानी भेजता था हड़सिया। धरती में पानी पीने की ताकत पैदा करते सूक्ष्म जीवाणु। हमारे बीच में प्रकाश भाई रबारी जी हैं, जो डायरेक्टर हैं आत्मा के बैठे। उन्होंने आज एक किताब दी आप सबको, मेरी लिखी हुई, आपके पास पहुंच गई? जिन जिन पे किताब ऊपर खड़ी करो उस किताब को। बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखो, ये आत्मा विभाग फ्री में आपको ये पुस्तक मिली है। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सारी बातें इसमें लिखी हैं। और गुजरात में जो जो फसल आप करते हैं उनकी सबकी जानकारी है। इसको घर में जाके ये मत सोचना फ्री में दी है फेंक दो। फ्री की चीज की कीमत कम समझी जाती है, लेकिन ये बहुत कीमती चीज आप खेडूत के लिए। आप जो खुद पढ़ सकते हो खुद पढ़ना, और नहीं पढ़ सकते तो बच्चों से पढ़वाना। और आराम से गुजराती भाषा में ही आपकी पूरी समझ में आएगी। ईमानदारी से इस खेती को करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, बहुत बड़ा उपकार होगा। भाई और बहनों, अब अगली बात जो मैं बता रहा हूं, आपके सबसे बड़े मित्र दोस्त जो है ना खेडूत के, वो है हड़सिया, वो है सूक्ष्म जीवाणु। ये धरती मां में सैकड़ों तरह के सूक्ष्म जीवाणु जो आंख से दिखाई नहीं देते, वो तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देख सकते हैं। लेकिन वो कहां से मिलते हैं? वो मिलते हैं गौ माता के पेट से।
और वो गौ माता नहीं जो हॉस्टन फ्रीजन जर्सी, उसमें नहीं है, ये तोड़े हैं। भैंस में भी न के बराबर है, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ये जो काकरेज और गिर गाय है, जो भारत की मूल नस्ल है, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, अंगोल, गंगा तेरी, ये जो भारतीय नस्लें हैं, केवल उन गौ माता के गोबर में, छाण में सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। और कितना है? गौ माता के 1 ग्राम छाण में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं। 300 करोड़ से ज्यादा 1 ग्राम में। और ये गौ माता 24 घंटा में 8 से 10 किलो छाण देती है, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती है। गौमूत्र खनिजों का भंडार है, खेती की किसी भी प्रकार की बीमारी को नहीं आने देता और धरती के खनिज को पूरा करता है। जब ये छाण और गौमूत्र से हम जीवामृत बनाते, जो विधि किताब में मिलेगी, पुस्तक में आपको, तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाते हैं हम। असंख्य सूक्ष्म जीवाणु होंगे और वो सूक्ष्म जीवाणु हम पानी के साथ, ड्रिप के साथ, स्प्रिंकल के साथ जब धरती में फैलाते हैं तो धरती की मिट्टी में भी सूक्ष्म जीवाणु हैं। इनका आपस में मेलवन होता है और मेलवन से ये बहुत बढ़ेंगे। और इन सूक्ष्म जीवाणुओं में मेरी माता और बहनों, भाइयों, ऐसे भी सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये जो आकाश में हवा है ना, इसमें ही नाइट्रोजन है 78.5%। वो सूक्ष्म जीवाणु उसको, नाइट्रोजन को लेते हैं, भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। और यही सूक्ष्म जीवाणु सैकड़ों तरह के जो हैं, हमारी जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में फास्फोरस भी है, जिंक भी है, पोटास भी है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, सब कुछ भगवान ने दिया है। लेकिन वो सारे खनिज अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। उन खनिजों को गौ माता के पेट से निकले जीवामृत, घन जीवामृत में जो तैयार किए जीवाणु हैं, वो उन तत्वों को खा के भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। इसकी जानकारी नहीं है लोगों को, ये साइंटिस्ट को नहीं जानकारी। वो मार दिए सारे के सारे, महापाप किया है। और ये काम कैसे करते हैं, मैं बहुत मोटा उदाहरण देता हूं। ये माताएं बहनें अब बोलेंगी, आपने भी चुप नहीं बैठना है। यूं बताओ मेरी माताओं, आपके घर में रसोड़ा है कि नहीं? बोलो। या बिना रसोड़ा का ही काम चलता है? अच्छा, यूं बताओ, आपके रसोड़ा में दाल भी है, सब्जी भाजी भी है, चावल आटा भी है, मोदी जी की दी हुई गैस भी है, सारी चीजें हैं। मतलब भोजन बनाने के लिए सारा सामान आपके रसोड़ा में है। लेकिन आप रसोड़ा में ना जाओ तो भोजन बन के अपने आप बाहर आ जाएगा? बोलो, नहीं आएगा। क्यों भाई लोगों? रसोड़ा में भोजन बनाने का सारा सामान है, लेकिन रसोड़ा में माँ, बहन, बेटी नहीं जाएगी भोजन बनाने तो भोजन अपने आप नहीं बनेगा ना। तो ध्यान करना मेरी बात का। जैसे रसोड़ा में भोजन बनाने का सारा सामान है, वैसे आपकी खेत की मिट्टी में भगवान ने सारा सामान पौधे के भोजन के लिए दिया हुआ है। लेकिन वो अपने आप भोजन नहीं बनता, जैसे रसोड़ा में रखे सामान का भोजन नहीं बनता। रसोड़ा में जो काम माता बहन का है, वही काम आपके खेत में सूक्ष्म जीवाणु और हड़सिए का है। आगे समझ में? अरे ये तो समझ में आनी चाहिए। पिछले वाले समझ में आई कि नहीं? आया ना?
ये बात, इससे मोटा उदाहरण नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब धरती माता अब पैदावार क्यों नहीं दे रही, यूरिया डीएपी क्यों बढ़ाना पड़ रहा, 13 किलो डालने की बजाय 13 बोरा क्यों डालते हो? इसलिए डालते हो कि धरती माता में जो फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, 16-17 तरह के जो पोषक तत्व मिलने चाहिए पेड़ को, वो देने वाले सूक्ष्म जीवाणु वो हड़सिया ही मार दिया। जब रोटी बनाने वाली ही नहीं रहेंगी तो भोजन कैसे बनेगा? आई अकल में बात या नहीं? तो यूरिया, डीएपी और ये जो रासायनिक खेती का प्रचार करने वाले हमारे लोग, इन्होंने ये काम किया। आप बताइए, एक हड़सिया को खेत से पकड़ो और यहां लाओ मेज पर मेरे पास रखो और उस हड़सिया पे यूरिया डालो, बताओ जिएगा या मरेगा? मरेगा ना। और उसी के ऊपर गाय का गोबर डालो तो वो जिएगा भी और बच्चे, परिवार बढ़ाएगा, है ना? तो आप ईमानदारी से बताओ, जो रासायनिक खेती आज कर रहे हैं, मैं भी करता था, हम इन मित्रों को, जो हड़सिया हमारी खेती को उपजाऊ बनाता है, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया, जीवाणु धरती में रात दिन बिना पैसे के मजदूर काम करते हैं, हमने उनको मारने का काम किया या बचाने का काम किया? मारने का किया ना। तो इसी से मुक्ति हम दिलाना चाहते हैं। ये हड़सिया कितना बड़ा दोस्त मित्र है, इसको देखना आपने। मेरी वो कैसेट लगाई होगी भाई, चलाना एक बार। अभी मैं बता रहा हूं, ये जो जुलाई का महीना था ना, ये सुनो, देखो अभी आप इसको देखो, मेरे खेत की बात है, खेत में, मेरे खेत में। आप सब जान